देखिए, हमारे बाबा एंटीम गवर्नमेंट जब बनी थी 1937 में, तो उस समय वो विधायक हुए थे कांग्रेस की ओर से। मैं देखता हूँ अभी जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनके मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य हूँ, तो मैंने देखा है इनके अंदर की एक कशिश है कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाया जाए। की वजह तो नहीं कि कई अधिकारी या कई ऐसे सहयोगी मंत्री भी हैं इस बात को लेकर आपसे नाराज हैं कि साहब हम लोगों का मामला वित्त विभाग में जाके अटक जाता है। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई नाराजगी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता है। बहुत कम ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि अपनी करतूत पर, अपनी करनी पर जाल में फंसते हैं जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है। क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेट इतने मोटी चमड़ी के होते जा रहे हैं झारखंड? लगातार कुछ एक डिपार्टमेंट में ये आ रहा था कि आपकी सेवा समाप्त हो गई, फिर भी एक काम कर बार रहे नहीं, फिर भी आपको एक्सटेंशन दिया गया अच्छा, 1 साल के लिए। फिर 1 साल भी व्यतीत हो गया और आप वो विभाग ने भेजा कि दूसरे बार के वर्ष के लिए भी इनको एक्सटेंशन दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कठोरता से फाइल पर लिखा है, कब तक एक्सटेंशन पर विभाग को चलाएगी, 2 बार से अधिक नहीं। हाँ, अगर हम कोई लीग से हट करके कोई काम बोले तो अधिकारी उसे नहीं करते हैं, और बुरा भी नहीं मानना चाहिए, कोई वो कर नहीं सकते। कई बार हम लोग कहते हैं कि झारखंड देश का नंबर 1 हम राज्य बनाएंगे झारखंड, तो उसके लिए वित्तीय प्रबंधन हमारे पास मजबूत होनी चाहिए। नमस्कार, द फैक्ट मीडिया की ओर से आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह मीडिया यूँ तो मीडिया की भीड़ में एक और भी नया नाम होगा आपके लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें, ऐसे शख्स जो आपके सामने आए, ऐसी बातें कही जाएं जो बातें अलग हटकर होंगी। आपने लगातार बड़े चैनल में, बड़े अखबारों में कई चीज़ें देखी सुनी और लगातार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके साथ जो बातचीत हो, आपके सामने जो बातें रखी जाएं, जो शख्स आपके सामने हो वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात, सारी बातें रखें, खुल कर बोलें। यहाँ पे किसी तरह का कोई दुराव छिपाव नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा पर्दा नहीं होगा जिसे हम ढकना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो शख्स हमारे साथ रहेंगे वो अपनी बात पूरी तरह पर ये रखेंगे ताकि आप उनको समझ पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनको जान पाएंगे वो कहना क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ के बारे में कहना चाहते हैं। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, और इस सिलसिले में आज सबसे पहले हम झारखंड के सर्वाधिक चर्चित राजनेता और झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान राधा कृष्ण किशोर जी आज हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे, और बातचीत में सिर्फ वही कहेंगे, मैं सुनूंगा, आपके सवाल जो हैं बीच में मैं एकाध रखूंगा, लेकिन आज हम लोग सुनेंगे, उनको जानेंगे कि राधा किशोर क्या शख्सियत हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चलिए चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। आपकी राजनीतिक जो कहते हैं ना शुरुआत, आपने बहुत लंबे समय से, हम तो अभी लगातार चर्चा में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा राज्य देख रहा है, देश बल्कि देख रहा है आपको कि झारखंड के वित्त मंत्री कई मामलों में चर्चा में। ठीक है, चर्चा भी होना ही चाहिए, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए चर्चा में आदमी होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है सुनने और देखने वालों को, उनके शुभचिंतकों को। चर्चा पर हम लोग बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि राधा किशोर जी क्या है, कौन से शख्स हैं, और आज की राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं, और कब से आपने ये राजनीति का जो कीड़ा था आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया, कैसे आपने उस कीड़े को धीरे धीरे पाला पोसा और आज किस आकार में है, और आपको क्या देकर इतना बड़ा आकार में, इतना नाम, फेम जिसको कहते हैं, दिया है, ये हमारे दर्शक आपको। ये सबसे पहले तो फैक्ट मीडिया के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देते हैं कि जिस तरह खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है झारखंड, तो खबरों के लिए भी झारखंड जाना जाता है।
और हमारी शुभकामना इस बात के लिए है कि फैक्ट मीडिया तटस्थ होकर के जो विषय हैं उसको राज्य की जनता के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने आप प्रस्तुत करेंगे। और पत्रकारिता की एक गरिमा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक गरिमा है, उनका अपना दायरा है, और उस दायरे में पत्रकारिता जगत की गरिमा बनी रहे, ये हमारी शुभकामना है। और आप झारखंड के समाचार जगत में छाए रहें, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। आपने जानना चाहा है, सबसे पहले तो मैं राजनीति क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया है, तो कीड़ा कभी कभी लग जाता है तो बड़ा खराब होता है। मैं इसे फूल मानता हूँ, राजनीति का फूल। जी, देखिए, हमारे बाबा एंटीम गवर्नमेंट जब बनी थी 1937 में, तो उस समय वो विधायक हुए थे कांग्रेस की ओर से, और वो 57 तक, यानी कि 4 टर्म 20 वर्षों तक वो रहे। तो राजनीति मुझे विरासत में मिली। मेरे मामा भी बिहार सरकार में एक्साइज मिनिस्टर थे, और उसके बाद 80 में बिहार विधानसभा भंग हुआ, तो कांग्रेस को आप जानते ही हैं, बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंदिरा जी ने इतनी राजनीतिक प्रहार उन्होंने सही थी, और उसके बाद फिर सत्ता में आई, बिहार विधानसभा को भंग किया गया, और उन्हें एक ऐसे अनुसूचित जाति का एक ऐसा युवा चाहिए था जो सीट निकाल सके। श्री विश्वनाथ सिंह जी हमारे यहाँ छतरपुर के रहने वाले थे, जो बाद केंद्रीय मंत्री थे उन दिनों, बाद में कई राज्यों के राज्यपाल भी हुए। तो उनकी नज़र पड़ी, उनको पता था कि अ, जीतू राम जी का ये ग्रैंडसन है, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, चुनाव लड़िए। जी, चुनाव 80 में लड़े, और पहली बार ही विजय हासिल हुआ, और उसके बाद से लगातार जी। बने रहे। किशोर जी, मैंने इसलिए शुरू में दर्शकों से आपको रूबरू नहीं कराया कि आप परिचय के पार्ट हैं नहीं। आपको जो लोग जानते हैं इधर हाल के दशक में, तो उन्होंने राज्य बनने के पहले की राजनीति देखा नहीं। अभी जिस क्षेत्र के नौजवान सबसे अधिक सक्रिय हैं मीडिया जगत में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो उन्हें लगता होगा कि राधा किशोर आज के राजनीति के जो जो परंपरागत व्यवस्था है उसी के अनुरूप अपना काम धाम करते हैं। लेकिन जो आपको नहीं जानते और जो आपको जानते हैं, दोनों में फर्क है। तो मैं इसलिए सवाल किया कि आप की विरासत में आपको राजनीति मिली है, और आप एक नीति और सिद्धांत के तहत अपनी राजनीति को चाहते हैं कि अपना जिए, उसको आप जी रहे हैं सही मायने में। कीड़ा शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया कि दही को जमाने के लिए कई बार जो अच्छी बैक्टीरिया होती है, तो वो बैक्टीरिया पॉजिटिव माना जाता है, तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया के रूप ये तब जब वो बैक्टीरिया लाभप्रद हो। जी, आज के तारीख में बहुत नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी दही बिना बैक्टीरिया के, पॉजिटिव बैक्टीरिया के, अच्छे बैक्टीरिया के जमता है। देखिए, मैं चंदन जी 25 वर्ष की आयु में ही विधायक निर्वाचित हो गया। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 25 वर्ष की आयु में भी कोई विधायक पद प्राप्त कर सकता है। ईश्वर ने, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने, विश्वनाथ सिंह जी और कमला जी उस समय मेंबर पार्लियामेंट हुआ करती थी पलामू से, हमारे माता पिता का आशीर्वाद था, सब मिला के ये मुझको मिला। और मैं अनुसूचित जाति परिवार से आता हूँ, पलामू की राजनीति से आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अनुसूचित जाति से आने के बाद भी पलामू की राजनीति में 45 वर्ष 46 वर्षों तक कोई स्थापित रहे, मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और जाहिर सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, लगातार स्थापित तो रहना चाहें, बने रहना चाहें, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। लगन के साथ अगर आप काम करेंगे, और चूंकि ये क्षेत्र सोशल सेक्टर का क्षेत्र है, तो हमारा सीधे संपर्क जनता से होता है। जनता के प्रति आपके
कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, वो आपके ऊपर विश्वास करे, तो इसी का परिणाम है कि ये कॉन्टिन्यूटी हमारा 80 से चल करके 2026 तक पर। तो एक सवाल जो सबसे अहम मुझे लगता है कि आप बिहार के समय 1980 में शायद पहली बार विधायक बने हैं, बिल्कुल हाँ, और 1980 से लगातार आप चुनाव जीतते रहे, उसका राज बना 2000 में। तो जो बिहार की राजनीति थी और आज झारखंड की राजनीति, इसमें आप कितना अंतर पाते हैं? बहुत फर्क है। बिहार की राजनीति को यदि हम इस ढंग से देखें तो वहाँ एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी था, और यहाँ वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है बिहार के तरह। यद्यपि कई पार्टी की सरकार बनी है यहाँ पर, लेकिन मैं देखता हूँ अभी जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनके मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य हूँ, तो मैंने देखा है इनके अंदर की एक कशिश है कि कैसे झारखंड को आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हम फोकस करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, पॉलिटिशियंस के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए कि हमारे डेमोक्रेसी का दोनों एक ऐसा पार्ट है, हम नियम बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम है। जब तक ये सही रास्ते पर एक साथ नहीं चलेंगे जी, तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। सरकार में आप वित्त मंत्री के पद पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, नंबर 2 के पोजीशन पे आप हैं। तो जब कोई कहते हैं फाइल आपके पास आती है और आपका जो अनुभव है, आप बतौर विधायक हम लोगों ने देखा आपको कि आप खूब मेहनत करके विधानसभा में आते थे, सवालों को उठाते थे, आंकड़े उस पर काम करना, वो आंकड़े इकट्ठे करना और जनता की जो समस्याएं थी उसको उन आंकड़ों के साथ सब्स्टिट्यूट करना, बताना लोगों को, सरकार से जवाब मांगना। अभी क्या अनुभव कर रहे हैं जो आप पिछले 2024 से लगातार वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी जटिलताएं सामने दिखाई दे रही हैं? ऐसी जटिलताएं हो देखिए जो जनहित के लिए बाधक बनती आपको हैं? याद होगा चंद्रा जी कि श्री अर्जुन मुंडा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके मंत्रिपरिषद में भी मैं शामिल था, जी, और आज मैं लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं जी, वित्त मंत्री के रूप में काम करते हुए। तो फाइलों को बिना पढ़े यदि आप करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। जी, मैंने ये अनुभव किया है, और इस टेन्योर में बहुत सारी ऐसी संचिकाएं हैं। वित्त का जहाँ तक मामला है तो सभी विभाग से जुड़ा हुआ ये विषय है। जी, किसी भी विभाग की संचिका है, अगर अनुमोदन लेना है तो वो वित्त विभाग के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होना है। अगर कैबिनेट में भी कोई विषय जाना है तो थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट ही वो संचिका कैबिनेट में जाती है। मैंने ये महसूस किया है कि हम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, तभी मंत्री हैं, तो पढ़ते भी हैं हमारे मंत्रीगण, मैं भी पढ़ता हूँ, बिना फाइल पढ़े हुए जी, ऐसा जिलेबी के ऐसा घूम के फाइल आता है। अगर आप ना पढ़ें जी, तो लगता है कि हम अपने दायित्व के साथ वो न्याय नहीं कर रहे हैं और राज्य की जनता के साथ हम न्याय नहीं कर रहे मुझे लगता है कि कहीं यही वजह तो नहीं कि कई अधिकारी या कई ऐसे सहयोगी मंत्री भी हैं इस बात को लेकर वो आपसे नाराज हैं कि साहब हम लोगों का मामला वित्त विभाग में जाके अटक जाता है? हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई नाराजगी है, अच्छा, मुझे नहीं लगता है। उन्होंने वित्त विभाग पर ये प्रश्न किया है, जी, कैबिनेट में उठाया भी था, और सुदीप कुमार सोनू जी, दीपिका पांडे जी और इरफान अंसारी साहब, लेकिन उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर यही एलिगेशन लगाया था कि फाइलें अटकती। जी, मंत्री हम हैं जी, तो मैं उस विभाग का अभिभावक स्वरूप हूँ, तो यदि प्रशंसा हो या कोई आरोप हो वो तो मेरे ही माथे झेलना पर पड़ेगा। पड़ेगा, मुझे ही लेना है। मैंने लिया भी है। जैसे ही ये बात आई तो मैंने एक बॉक्सिट लिखा है अपने सेक्रेटरी को कि आप बताइए कि जो सब्जेक्ट पर प्रश्न खड़े किए गए हैं कि फाइलें लटकी है, ये फाइल कब आई थी, जी, कितने दिन किस टेबल पर रही, चाहे वो प्रशाखा पदाधिकारी या उप सचिव, संयुक्त और उसके बाद सचिव। जी, आप डिटेल हमको दीजिए। अगर मुझे ऐसा लगा
कि अनावश्यक बिना किसी कारण की ये फाइल डिलिबरेटली किसी टेबल पर लंबे समय तक पड़ी रही है, तो निश्चित रूप से जानिए दादा किशोर वित्त मंत्री है, कार्रवाई तो मैं कर दूंगा। देखिए, एक तो जो चारों तरफ वातावरण है उसमें तय है कि आप नीति सिद्धांत के प्रतिपालक हैं एकदम, कि बिना सिस्टम के मैं कोई फाइल नहीं करूँगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात कही थी अभी अपनी बातचीत में कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। सच मायने में एक बड़ी समस्या है पूरे झारखंड में। हम लोगों ने पिछले 2.5 दशक में देखा है कि ब्यूरोक्रेट चुपके से बच के निकल जाते हैं। बहुत कम ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि अपनी करतूत पर, अपनी करनी पर जाल में फंसते हैं जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है। क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेट इतने मोटी चमड़ी के होते जा रहे हैं झारखंड में? आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते मैं थोड़ा अपनी तरफ से जो विश्लेषण मैं करूंगा हैं? वो ये है कि जो अच्छे पदाधिकारी जी वो संचिका में या जो वास्तविक आइडियोलॉजी होना चाहिए उस पर सीना तान के खड़े होकर वो करते हैं कि नहीं साहब ये गलत होगा सरकार, वो ऐसे अधिकारी हैं ऐसे अधिकारी हैं झारखंड में, अच्छा। उनका सम्मान भी होना चाहिए और मैं करता हूँ, वो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं अधिकारी, देखिए अगर अधिकारी से ये जो सिस्टम बना है, जी हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार हुआ, संविधान जो बना है कि कार्यपालिका का क्या कार्य होगा, विधायिका के क्या कार्य होंगे, न्यायपालिका क्या देखें, ये बहुत सोच समझ करके बना है। जी अगर अधिकारी जनहित से, जनहित के विषयों से थोड़ा भी अलग हो करके कोई किसी विषय को अगर वो थोपना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जनता का प्रतिनिधि बैठा हुआ है मंत्री के रूप। ये हम सबों का दायित्व है कि हम देखें उसको कि कहीं अगर कोई गलत तो संचिका के माध्यम से कोई गलत प्रस्ताव आ रहा है तो अपना कमेंट ऊपर करें। जी मैं ये मेरा अपना अनुभव ये हो रहा है कि ये हमारे मुख्यमंत्री भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एक उदाहरण हम आपको बताएं जी कि लगातार कुछ एक डिपार्टमेंट में ये आ रहा था कि आपकी सेवा समाप्त हो गई, फिर भी एक काम कर बार रहे नहीं, फिर भी आपको एक्सटेंशन दिया गया अच्छा 1 साल के लिए। फिर 1 साल भी व्यतीत हो गया और आप वो विभाग ने भेजा कि दूसरे बार के वर्ष के लिए भी इनको एक्सटेंशन दिया गया। मुख्यमंत्री ये ने बहुत ही कठोरता से फाइल पर लिखा है, कब तक एक्सटेंशन पर विभाग को चलाएगी, 2 बार से अधिक नहीं। जी जी तो ये यही है कि मतलब नियम कानून या व्यवस्थागत जो बातें होती है उसे हर कोई अप्रिसिएट करता है। एक जो सबसे जटिलता आपके सामने आती होगी कई बार कि कई विभागों में काम कराने के लिए मंत्री भी, माननीय विधायक लोग को तो बात है ही, वो अतिरिक्त दबाव तो नहीं झेलना पड़ता आपको कि साहब ये मेरा प्रोजेक्ट है इसको पास कर दीजिए फाइनेंस में। मैंने उसके बावजूद ये कि उसमें कई लेकुनाज होते हैं, कई गड़बड़ियाँ होती है, और उस दबाव को आप कैसे झेल पाते हैं? कोई दबाव नहीं होता है, आपके अंदर एक, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी भी विभाग, किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्री के साथ मैं जो भी प्रपोज कर रहा हूँ वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना ही है, होना चाहिए। उसके लिए वित्तीय प्रबंधन है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब आप आत्मविश्वास रखते हैं कि नहीं ये जेन्युइन काम है और ये काम को होना है तो वो काम करना ही पड़ेगा जी और उसमें कहीं कोई जी बाधा नहीं है, मैं ऐसा नहीं महसूस करता हूँ। हाँ, अगर हम कोई लीग से हट करके कोई काम बोले तो अधिकारी उसे नहीं करते हैं और बुरा भी नहीं मानना चाहिए, कोई वो कर नहीं सकते। आपने वित्तीय प्रबंधन की बात कही। झारखंड पिछले कई सालों से लगातार कुवित्तीय प्रबंधन का शिकार रहा है। आप जब से संभाले हैं, चूँकि आप इस पे सजग रहे हैं, आपने कई बार, मुझे लगता है कि सदन में भी, हाउस में भी आपने वित्त मंत्रियों की आंखें खोली कि साहब ये बजट का ये स्वरूप है, आप डिमांड कर रहे हैं लेकिन आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो डिमांड करने का क्या औचित्य है जब खर्च नहीं हो पाता है विभाग का? अभी आप वित्तीय प्रबंधन को कितना मानते हैं कि सरकार के नियंत्रण में है, वित्त मंत्री के नियंत्रण? और देखिए प्रयास तो हमारा यही है कि हम जब तमाम विकास की बात करते हैं,
कई बार हम लोग कहते हैं कि झारखंड देश का नंबर 1 हम राज्य बनाएंगे झारखंड, तो उसके लिए वित्तीय प्रबंधन हमारे पास मजबूत होनी जी। चाहिए। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ कष्ट जरूर होता है, जैसे वित्तीय प्रबंधन में कोई कमी नहीं, हमारे पास वित्त का कोई अभाव नहीं। जी। परेशानी यहाँ होती है कि जिस चीज को समय पे हमें कर लेना चाहिए वो थोड़ा विलंब से होता है। कई बार हमने कहा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हम 1 वर्ष के कैलेंडर को सामने रखें और पहले तिमाही में कितना खर्च करना है, जी। आधे वर्ष हो जाने पर कितना खर्च करना है, नेक्स्ट 9th मंथ के बीच में कितना खर्च है और फाइनली वित्तीय वर्ष के अंत में कितना खर्च करना है। जैसे अभी की बात हम करें तो पिछले वर्ष से थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं और जो खर्च का प्रतिशत है अगर उसमें इस्टेब्लिशमेंट को अलग कर दें और स्कीम को अलग कर दें, दोनों मिलाकर के 6% के आसपास ही खर्च है। ये खर्च कम से कम 15-17% होना चाहिए। तो क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हम हैं, हम सिर्फ अपने विभाग पर ही हमारा नियंत्रण है। सब चंदन जी, एक चीज हम चाहते थे, ये जो अभी तक सफल नहीं हो पाया है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन का है, हम नियंत्रण की बात नहीं कर रहे, हर उन विभागों के साथ होना चाहिए जो राजस्व हमें देता है गवर्नमेंट को, जैसे एक्साइज है, फॉरेस्ट है, रजिस्ट्रेशन है, कमर्शियल टैक्स है। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं के बीच में, जी। जबकि कहीं कोई प्रश्न खड़ा होता है तो आंसर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाता है, रेवेन्यू कम हुआ, क्यों कम जनरेट हुआ, आप टारगेट पूरा क्यों नहीं कर पाए। तो जो विभाग रेवेन्यू देने वाला है उसके साथ हमारा कोई कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? और एक नीति बनानी पड़ेगी। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि या तो मुख्य सचिव या फिर डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में आप एक टीम बना दीजिए जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी और इन तमाम रेवेन्यू देने वाले विभागों के सचिवों की एक कमेटी हो, और समय समय पर अगर हम ये देखें, समीक्षा करते रहे कि इस 3 महीने में हमको कितना करना था, कमर्शियल टैक्स से कितना आया, एक्साइज का रेवेन्यू अगर फॉल कर रहा है तो क्यों फॉल कर रहा है। इन सब चीज़ों पर अभी मैंने एक पत्र लिखा है अपने सचिव को जी। कि आप अपनी अध्यक्षता में एक टीम बनाइए जो, और कई अवकाश प्राप्त ऑफिसर्स भी हैं उनको भी रखिए, समाज के विभिन्न कोने से जो चुने हुए लोग हैं जिनको थोड़ा भी राजस्व की जानकारी हो, आप उन्हें भी शामिल करिए और एक विकल्प ढूंढिए कि हम और कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि माइंस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर माइंस के लिए कितनी गाड़ियां चल रही हैं किसी कोल कंपनी के पास, किसी आयरन ओर कंपनी के पास, अब वो गाड़ी रजिस्टर्ड हैं या बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चल रही, इस बात की जानकारी अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हो, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखेगा अच्छी तरह से कि साहब जो अवैध रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां चल रही है, बिना रजिस्टर्ड गाड़ी को नहीं चलने देंगे, तो उससे हमारे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन होगा और साथ ही साथ जीएसटी भी हमारा अधिक कलेक्शन होगा। एक दूसरा हमने कहा है कि जो मेरी जानकारी है कि लगभग 30-35 वर्षों से इस राज्य में फाइन आयरन ओर पड़ा हुआ है जी। और वो लगभग 20 मिलियन टन पड़ा हुआ है। जी। जो कंपनी आयरन ओर का काम करती है वो चाहती है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, सेल कर दे, अच्छा उसका रेट है अच्छा खासा। अब स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ परमिट देना है बेचने का। जी। जैसे ही हम परमिट देंगे उसके अगेंस्ट में हमको रेवेन्यू मिल जाए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे ही हम चालान इशू कर देंगे कि भाई आप यहाँ से माल बाहर ले जा सकते हैं, तो जैसे ही हम कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी बातें हैं जो हमारे राज्य के अधिकारियों को जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं उन्हें इस तरह का प्रस्ताव सरकार के सामने देना चाहिए। एक समस्या मुझे लगता है कि आप पूरी सरकार झेल रही है और आपका विभाग भी झेल ही रहा होगा, और ये बहुत बड़ा मसला है कि मैन पावर की बहुत कमी हो गई है।
और उसके चलते रेवेन्यू कलेक्शन हो या जो कोऑर्डिनेशन की बात आप कह रहे हैं, अधिक मैन पावर मैन फोर्स लगा के आदमी काम ज़्यादा अच्छा करा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैन पावर की कमी है, कमी दूर होनी चाहिए? और नहीं, लगभग 3 लाख अभी भी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में जी। हमारे पास रिक्तियां पड़ी हुई। एक चीज मैं अध्ययन पे कर रहा हूं। मैं अनावश्यक हम किसी के प्रति वो प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, हम देने वाले भी नहीं हैं। लेकिन सच्चाई हम देखते हैं चंदन जी, हम लोग जब राज्य अलग हुआ था उस समय से लेकर आज तक जुड़े हुए थे। और आप जानते हैं कि जो सही बात है वो मैं रखने में पीछे नहीं रहता हूँ। सरकार बनने के बाद राज्य बनने के बाद जिन सेक्टर पर उस समय की सरकार को फोकस करना चाहिए था, हमें क्या क्या चाहिए, हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, किसानों के लिए हम कृषि उत्पादन दर हमारा बढ़े, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले, हमारे पास जो सरकारी रिक्तियां पड़ी हुई हैं उसको हम भरे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करें, ये उनको चाहिए था, लोगों ने नहीं किया। अभी आप देखेंगे कि लगातार जी। अपॉइंटमेंट का सिलसिला जारी है। हेमंत सोरेन जी ने इसको गंभीरता से देखा है कि साहब इतने सारे पद खाली पड़े हुए। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण की, हमने उनको कहा पहला जब बजट हम पेश कर रहे थे 2025-26 का, तो मैंने सदन में कहा बहुत ही गर्व के साथ, हालांकि मैं जानता था कि ये बहुत उचित नहीं है, मैंने कहा कि एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मेरा बजट अगर 1 लाख करोड़ का है तो हम लगभग 65,000 करोड़ स्कीम पर खर्च कर रहे हैं और 35,000 करोड़ रुपये हम स्थापना पर खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने इशारे में कहा कि अच्छी बात नहीं है, स्थापना का मतलब कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को वहां नहीं बैठा रहे जो आपके सेंटर से खाली पड़े हुए, सही बात। वो भर जाएंगे तो हमारा बैलेंस होगा। तो इस बार मुख्यमंत्री जी के इस सुझाव के बाद ही आप गौर करेंगे कि हम अपना एस्टैब्लिशमेंट फिगर कॉस्ट को भी हमने बढ़ाया जी। हमारा 1,58,000 का है, तो 1 लाख हम स्कीम पर हम लोगों ने रखा है और 58,000 करोड़ रुपया एस्टैब्लिशमेंट पर रखा। नहीं, ठीक है। चलिए, हम लोग तो बजट पे आपने बहुत विस्तृत लगता है जानकारी दी है और आम दर्शकों को लगता है कि बजट बड़ा, लेकिन सही मायने में बजट जैसा विषय हर विभाग हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज मैया योजना की बड़ी चर्चा है पूरे झारखंड में और आप लोगों ने जो सरकार नहीं बनी है, मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा आधार भी रहा है। मैया योजना के कारण क्या ये असर पड़ रहा है दूसरी योजनाओं पर भी? ऐसा नहीं, एकदम नहीं। आपको हम इसके पहले जो हमारा बजट था 25-26 का इस स्कीम के हेड पे 91,000 करोड़ का था। मैया सम्मान पर हम 14,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे। उसके बाद भी हमारे पास 71,000 करोड़ रुपया बचा हुआ था इस स्कीम के। जो जिन लोगों को ये गलतफहमी थी या जो लोग खासकर भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाती थी बराबर, वो नहीं चाहती थी कि साहब मैयाओं को सम्मान मिले, मैया को 2,500 रुपया मिले। तो एक इसकी चर्चा हम 1 मिनट में करना चाहेंगे कि इसका फायदा क्या हो रहा है। पहले बजट ये प्रावधान के ऊपर देख लें। ये बताया गया, राज्य की जनता को बताया जा रहा था कि साहब मैया सम्मान योजना में सब पैसा जा रहा है, बाकी योजनाएं बंद हो गई, सड़कें नहीं बन रही है, अस्पताल नहीं बन रहा है इत्यादि। तो हमने हाउस में लोगों को कन्विंस किया कि भाई ये हमारा बजट 91,000 करोड़, हम मैया आधी आबादी को हम 14,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बाकी लगभग 70,000 करोड़ रुपया 71,000 या संभवतः हम जोड़ नहीं पा रहे, 78,000 करोड़ रुपया, ये तो हम स्कीम पर हमारे लिए पैसा ही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पैसा खत्म हो गया, मैया सम्मान में चला गया, हमने पूछा विपक्ष से कि एक भी डिपार्टमेंट बता दीजिए जिनका वेतन रुका हो, पैसे क्या हुआ हो, चाहे वो सेवक हो या फिर राज्य के मुख्य सचिव हो। तो ये बात चर्चा में आ रही थी कि जो बुजुर्गों को मिलता है पेंशन और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, उसका उस पर असर पड़ा क्या इसकी वजह से? नहीं, पैसे की वजह से कोई असर नहीं पड़ा। जी। एक चीज जब आप राज्य के वित्तीय संसाधन के बारे में कहना चाहें, इसके पहले कि हम मैया सम्मान योजना के बारे में बताते, देखिए मुझे लगता है कि इतना पुण्य योजना हमारे पास दूसरा कोई।
गांव घर से आप वाकिफ हो, आप भी ग्रामीण परिवेश में ही रह रहे हैं। गांव की आर्थिक स्थिति, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है स्टेट का, पूरे देश भर में हम नीचे से तीसरे चौथे स्थान पर हैं। पर कैपिटा इनकम हमारा 1,16,000 करोड़ का है। अब सिमडेगा, चतरा, गढ़वा, पलामू की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो 58 से 7,000 रुपये से ज़्यादा देंगे। अब अगर किसी माँ बहन को दवाई की जरूरत पड़ जाए तो महाजन के यहाँ जा करके कि हमको 500 रुपया उधार दीजिए, तो उसका शोषण भी होता था, आर्थिक शोषण। लेकिन ये 2,500 रुपया मिला। देखिए, हम गांव में धरातल जमीनी हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ। एक लड़का अपने माँ को बोला कि माँ, सो अमुक का बेटा जो है सो बढ़िया ड्रेस में स्कूल जाता है, वो उसके पाँव में जूते होते हैं। अब वो माँ तुरंत मैया सम्मान योजना का पैसा निकालती है और अपने बेटे के लिए जूता, सॉक्स और कपड़ा खरीद के देती चीजें तो बदली है। है। इससे बढ़िया के ये आत्मनिर्भरता महिलाओं में, खास करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके पास पैसे। हाँ, नहीं, अभी आपने एक दूसरा प्रश्न भी उसके साथ किया था कि मुझे जब वृद्धा पेंशन और छात्रवृत्ति वाला। हाँ, मैं उसमें ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास, किसी भी स्टेट के पास, 2 स्रोत से रेवेन्यू प्राप्त होता है जी। एक स्टेट का अपना टैक्स है, अपना गैर स्टेट टैक्स है, और दूसरा भारत सरकार के सेंट्रल टैक्सेस में हमारी हिस्सेदारी, राज्यों की हिस्सेदारी से पैसा मिलता है, और फिर हमें पैसा मिलता है ग्रांट इन एड्स के नाम पर। अब देखिएगा, पिछले 10 वर्षों की मैंने समीक्षा की है चंदन जी, तो ग्रांट्स इन एड का जो टारगेट है लगातार गिरावट आ रही है। वजह, इसकी वजह क्या? अब ये भारत सरकार, 2 ही वजह हो सकती है, या तो खुद आर्थिक रूप से केंद्र सरकार दिवालिया है, या नहीं तो फिर क्योंकि उनकी सरकार नहीं है यहाँ, इसलिए वो सौतेला व्यवहार कर रही है। यही बात हो सकती है। जी जी। अब चलिए, मुझे लगता है कि कई ऐसे सवाल जो हमारे झारखंड के दर्शकों के मन में रहा होगा, आपने उत्तरित किया है। अब थोड़ी हम लोग बातचीत करें झारखंड की राजनीति पे। जो हाल के दिनों में बड़ी चर्चा चारों तरफ की, वित्त मंत्री नाराज हैं व्यवस्थागत बात से। डीजीपी को आपने पत्र भी लिखा कि भाई सिक्योरिटी वाला मसला है, वो कहाँ तक गया मसला, क्या हुआ, उसका कुछ समाधान निकला या यथावत स्थिति? कई जगह मीडिया में ये बात छपी, प्रसारित हुई कि मैं सरकार से नाराज। मैं माथे पे हाथ रखता हूँ। मैंने सरकार की बात नहीं, मैंने कहा व्यवस्था से, व्यवस्था से मैं नाराज, लेकिन सभी प्रक्षेत्र में नहीं। जिस प्रक्षेत्र पर मैंने जिन विभागों के लिए पत्र लिखा उस पर, अब देखिए, सरकार तो हम ही है जी, वे तो हम सरकार के एक पार्ट है। हम सरकार से नाराज है, इसका मतलब हम अपने आप से नाराज हैं। ये पत्रकारिता में ये परिपक्वता होनी चाहिए कि विषयों को समझें। हम मंत्री हैं तो माटी के मूर्त तो नहीं। हम जब तक मंत्री, हमारा कार्यावधि 5 साल का होता है, बीच में भी आप हट सकते हैं, अगली बार जीत के आए फिर सरकार बने तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, खासकर हम जब हैं, जिस विभाग का दायित्व तो हम संभाल रहे हैं। एक पत्र आया, संयुक्त सचिव ने मुझको पत्र लिखा। अच्छा, ये कौन, किस विभाग के थे? वित्त विभाग के। अच्छा, आप ही विभाग? मेरे विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र लिख दिया मुझको। तो मुझको इतनी जानकारी है, हम जानते हैं प्रोटोकॉल क्या है। सचिव के नीचे का कोई स्तर का अधिकारी मंत्री को सीधे पत्र दे, आपके नाम से सीधे संबंधित एकदम। अच्छा, आप सचिव को दिया था? अरे आप सचिव को देते हैं समझ, मंत्री को देते। तो मैंने कहा कि ये तो गलत है, बाकी लोग समझे ना समझे, लेकिन मैं तो समझता हूँ आप पत्र देने के अधिकारी नहीं है। आपको कोई भी बात करनी हो तो आप अपने विभाग के सचिव से पूछ लीजिए, सचिव हमसे बात करें जी। अब उसी से कनेक्टेड एक दूसरा पत्र मैंने लिखा, जो संयुक्त सचिव से संबंधित पत्र के बारे में जी डी। अच्छा, 2.5 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। तो भाई हम नहीं, कोई भी मंत्री, आपकी अकाउंटेबिलिटी कैबिनेट के प्रति है, बिल्कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति आप जनता के प्रति आप उत्तरदायी। हाँ, और पब्लिक के प्रति हम उत्तरदायी हैं, हमारा विधानसभा उत्तरदायी।
तो आप प्रश्न का जवाब नहीं दीजिएगा तो आप गलतफहमी में है। ये ग्रॉस इनडिसिप्लिन नहीं माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप चाहे हाँ में जवाब दीजिए या नहीं कर किया जा सकता है तो आप ना में या फोन से भी तो कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि हमारे वर्तमान डीजीपी को इस बात का गुमान है कि हम राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। अरे ये सब बहुत छोटी बात। छोड़िए वही, लेकिन ब्यूरोक्रेट अगर इस ढंग से सोचे तो उस राज्य का क्या मैंने बंटाधार ही माने। नहीं, बंटाधार नहीं होगा जी। कई लोगों ने कहा कि आप व्यवस्था से नाराज हैं। हमने कहा कि नहीं, मैं व्यवस्था को सुधार रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी का ही सहयोग कर रहा हूँ। और जब इस तरह के स्टेप राजनीतिज्ञों के द्वारा उठेंगे तब ऐसे पदाधिकारी, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि हमारे इस राज्य में इतने अच्छे अच्छे भी पदाधिकारी हैं जिनसे अगर आप बात करिए राज्य के विकास के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि भाई इतने अच्छे सोच के भी लोग हैं। जी, इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब मुख्यमंत्री, कई लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत, अब सपोज कि कोई हमारे विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और हर मामले पर अगर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री बनाया ही क्यों है? कोई ऐसी बात जो हम अपने हम नहीं कर सकते हो बिना मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप की, ये नहीं संभव। तब ना व्यक्तिगत मसला तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं। हम अच्छा, हमने सुरक्षा कर्मी अपने लिए सुरक्षा नहीं मांगते। और लेकिन एक चीज और है कि आप जिस ढंग से सुरक्षा कर्मियों को अपने अभी हटा दिया है गाड़ी, तो ये आप खतरा नहीं मोहल्ले में है? आप नक्सल प्रभावित इलाके में जाते हैं, पलामू अपने आप में अभी भी नक्सल प्रभावित। चंदा जी, हम जब नहीं भी थे सिस्टम के पात्र, हम विधायक नहीं भी कभी थे, तो भी हम सघन क्षेत्र में जाते थे और चुनौती बनी रहती थी हमें और उग्रवादियों के बीच। मैं समझता हूँ कि पलामू का एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति मैं हूँ जो उग्रवादियों से कोई समझौता। लेकिन आप वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। लेकिन जनता है ना, और ऊपर वाला वहाँ लिखा रहेगा तो आप चलिए, मुझे लगता है कि जो जन नेता जनता पर विश्वास करता है उसको कोई समझता। हम अपनी बात पूरी करते। हाँ जी जी बिल्कुल, वो आपके माध्यम से ये मैसेज जनता में भी जाए। हमने अपने लिए सुरक्षा नहीं मांगी। हमने कहा कि अगर आप पुराने विचारों पर चल रहे हैं, पुराने नियमों पर चल रहे हैं कि एक मंत्री को 2 गाड़ी, क्यों 2 गाड़ी? अगर आप यूनिफॉर्म में हैं और आप डीजी पुलिस हैं, आप होम सेक्रेटरी हैं, तो ये राज्य बनने के बाद 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बदलाव आया है, क्राइम में भी बहुत बदलाव आया है। तो आपको तो उस नियम को बदलना चाहिए। इन लोगों ने हमें गाड़ दिया 16। हमने कहा कि हम भेड़ बकरी की तरह अगर ठूस करके बैठा देंगे तो हम जानते हैं डीजी मैडम कितनी लड़ी होंगी उग्रवाद से, ये हम नहीं जानते, लेकिन मैं तो लड़ा हूँ। मैंने देखा है गोली चलते हुए, मैंने देखा है लैंड माइन में हमारे ऑफिसर इंचार्ज का चिथड़ा उखड़ जाते हुए, तो मैं जानता हूँ कि क्या होना चाहिए। जब आप एक गाड़ी में 4 को बैठा दीजिएगा तो स्मूथली मोर्चा लेना होगा, तो आराम से उतरेगा, मोर्चा ले लेगा। लेकिन भेड़ बकरी की तरह 7-8 बैठा दीजिएगा तो उसके पैर ही आपस में टकराएंगे, वो उधर गिरेगा, वो उधर गिरेगा। अगर कहीं क्रॉस फायरिंग हुआ तो पता चला कि हमारे ही जवान से दूसरे जवान को गोली लग गई। तो मैंने कहा ये गाड़ी में मैक्सिमम 4, 16 दिया है, 3 गाड़ियां आपने उपलब्ध कराई, ये गाड़ी आप और बढ़ा दीजिए ताकि 4x4 16 जवान बैठ जाएंगे। मंत्रियों के साथ भी ये व्यवस्था। अब क्या व्यवस्था है? अगर व्यवस्था पुरानी हो और उसमें 4 गाड़ियों का प्रावधान नहीं हो तो व्यवस्था बदलिए। आप चले जाइए सिविल के ऑफिस में, इतनी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी स्वास्थ्य विभाग की पड़ी हुई। तो अगर 11 मंत्री को 4 गाड़ी ही देना हो तो 11 गाड़ियां बढ़ेगी। क्या परेशानी हो रही है आपको? सिविलिटी चैलेंज को मान के कहीं ये ईगो का विषय तो नहीं है कि उनको लगता है, मेरे मन में कोई ईगो नहीं। मैंने उन्हीं के संदर्भ, मेरे मन में ईगो होता तो हम गार्ड नहीं छोड़ते। ये तो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चल के मैंने कहा ले जाओ तुम अपना रखो, ये तुम्ही को मुबारक। लेकिन अगर किसी को ये लगे कि पुलिस विभाग के मालिक आप हैं, ये गलतफहमी दूर कर दे। पुलिस विभाग का मालिक इस सिस्टम में गवर्नमेंट, हर विभाग का मालिक अभिभावक। हम मालिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कहे कि हम बचपन से
इस शब्द को कभी मैंने स्वीकार नहीं किया। जो कंट्रोलर जी वो गवर्नमेंट और हम गवर्नमेंट के पार्ट, तो ये उनको समझना चाहिए। समझ लेगी तो हम समझते हैं कि अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, अगर अच्छी बातें समझ लें तो और उनको एक्सटेंशन मिलेगा। जी। अब थोड़ी हल्की बातें हम लोग कर रहे हैं, हल्की फुल्की, हल्की नहीं हल्की फुल्की बातें। अभी हम लोगों ने राधा किशोर जी को, उनके वित्त मंत्री, उनके राजनीतिक, उनके नाराजगी का जो विषय सबसे अधिक चर्चा में रहा है। राधा किशोर जी साहित्य के खुद लिखने पढ़ने वाले शख्सियत हैं, खूब लिखते पढ़ते हैं और लोगों को बताते भी हैं। पुस्तक वगैरह कुछ लिखा है कि नहीं? मौका नहीं मिल रहा। ये मुझको लगा, हम एहसास भी कर रहे थे आज ही। हाँ, वो चल उड़ जा रे पंछी पर जब बात आई थी, जो किताब जो गुप्त जी के ऊपर लिखी गई है, और ये कहा कि जब हम विधायक नहीं होते तो लिखने का पूरा अवसर मिलता था। अब तो फाइलों में ही इतना इतने घंटे का काम 24 घंटे में आप करना पड़ता है, मतलब बतौर वित्त मंत्री। सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं और पेपर वगैरह पढ़ के 7-8 बजे से जो फाइलों में उलझे रहते हैं, प्लस राज्य से जो जनता, हमारे क्षेत्र से जो जनता आती है, हमारे वर्कर्स आते हैं, उनकी बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उसके बाद फाइल पर जब बैठते हैं तो रात में 12 साढ़े 12 बजे बैठ जाता है। तो आपको सुबह टहलने का मौका नहीं लगता होगा? हम रात में ही करते हैं अच्छा, ये काम और सुबह नहीं मौका मिलता है। मनोरंजन कैसे होता है आपका जीवन? अगर ऐसे ही चल रहा हो तो मनोरंजन के सिनेमा देखते हैं नहीं, सिनेमा या गाना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बस गाने पे हम आ रहे हैं आपके सामने। जी एक वो उरी फिल्म बनी थी, जी। उरी, हाँ। तो उरी मैंने देखा था हॉल में, बहुत अच्छी फिल्म लगी थी। उसके बाद नहीं गए। और मुझे लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी का जो ओल्ड सॉन्ग्स है, वो मैं मेरे मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1700-1800 सॉन्ग्स मेरे यहाँ डाउनलोड किया हुआ है मेरे मोबाइल में। तो जब यात्रा करते हैं तो मोबाइल ऑन करके। वित्त मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ कितने बार सिनेमा देखने गए हाल के दिन, या कब गए आखिरी बार? मिसेज को भी, पूनम नाम है उनका, जी अच्छी फिल्मों का, वही उसी समय 4-5 वर्ष पहले जो फिल्म आई थी, जी। उसके बाद नहीं। मंत्री बनने के बाद तो खैर समय मिलता ही नहीं होता। लेकिन एक बार जाएंगे। जी आम आदमी की तरह रहना मुझे पसंद है। मैं आज भी जी कल ही 2 दिन पर मैं एक बार डोरंडा जाता हूँ, जी खुद थैला उठाता हूँ, सब्जी मैं खुद लेता हूँ। जी। और एक आम जो पत्रकार हैं, आम नागरिक हैं, या आपके क्षेत्र के लोग हैं, या जो आपको जानते हैं, उनके बीच में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि राधा किशोर जी सहज सरल हैं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, फ़ोन कीजिए स्वयं उठाते हैं। ये सहजता, ये सरलता जो है आपको लोगों के साथ जोड़ती है। नहीं तो अभी, मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अभी जो नए नए विधायक बन जाते हैं या मंत्री बन गए तो बहुत बड़ी बात, फर्जी से प्यादो भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए वाली स्थिति है। आप इस चीज़ को अपने साथी मंत्रियों या विधायकों के साथ कभी चर्चा करते हैं कि यह थोड़ा सहज रहा? मेरे साथ जितने मंत्री हैं तो मैं देखता हूँ, वो दिन में पूरे दिन उनकी क्या गतिविधि होती है उससे तो मालूम नहीं है, लेकिन चावल का एक दाना टटोले से पता चल जाता है। तो सभी सज्जन हैं, सभी सरल हैं। है हाँ, सभी सरल हैं। जनता ढंग से लेती है। हाँ, चलिए, मुझे लगता है कि एक सवाल, संसदीय कार्य मंत्री आप हैं, लंबे समय तक विधायक रहे, जो सदन में बहस की जो स्थिति है, बहस के जो स्तर है, इस विषय पर बहुत गिरावट है, दर्शक एकदम बहुत गिरावट है। 2-4, चाहे वो सत्ता पक्षी हों या विपक्षी हों, 2-4 ही ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो विषयों पर अपनी बात को रखते हैं, उससे डिरिल्ड नहीं होते हैं, और इसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, जो जो हम चाहते हैं राज्य के लिए अथवा देश के लिए, या तो वो लोकसभा से निकलता है या फिर विधानसभा से निकलता है। अगर विधानसभा ही स्वस्थ परंपराओं के विपरीत चलेगा, तब तो फिर आप अपेक्षा मत रखिए राज्य के विकास का, और वहाँ हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और विपक्ष में भी आप याद करेंगे कि मैं विपक्ष में भी जा कर के देखा हूँ, यहाँ तक कि रघुवर दास जी के सरकार में भी मैं था,
जी। तो मैं जब कई प्रश्न खड़ा करता था तो रघुवर जी को परेशानी होती थी। कई जगह वो कहते भी थे कि सरकार में है कि सरकार से बाहर। हमने कहा कि सरकार में होना, इसका परिभाषा लोग नहीं जानते। सरकार में होना और सरकार का खिलाफ तब माना जाएगा जब किसी विधेयक पर हम सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हो, तब ओपनली ये सरकार के पास। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में जल जमाव है, 10 किलोमीटर रास्ता नहीं है, बूढ़ा पहाड़ चलने के लिए अभी तक रास्ता नहीं है, अगर इस विषय को आप रखते हैं तो ये सरकार का विरोध नहीं मानना चाहिए। बिहार में लोग नहीं मानते बिल्कुल। हमको याद है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे, और अर्ली 80s में 81 और 1981 रहा होगा, तो एक दबंग व्यक्ति ने, बरवाड़ी जंक्शन है वहाँ पे, एक आदिवासी महिला, वो बीड़ी पत्ती का बेच थी, मजदूरों की मेट थी, भेंट थी, और उस पर्टिकुलर बीड़ी पत्ती के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनका उनका काम छोड़ के दूसरे जगह चले, तो उनको अपमानित किया गया बुरी तरह से कि काहे हमारे यहाँ काम छोड़ दिया, तो वहाँ क्यों चले। और तब मैं पहुँच गया बरवाड़ी, नया नया एमएलए था, और पहली बार जब हम एमएलए हुए तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। हम पहुंच गए, ऐसे मामलों में हम पहुंचते थे, चाहे वो मन्नासो मवार की घटना हो, चाहे बरवाड़ी की घटना हो। और इस विषय को मैंने काफ़ी हाईलाइट किया। बीबीसी लंदन भी इस चीज़ को कैच किया, क्योंकि वो ट्राइबल महिला थी। तो जगन्नाथ प्रसाद जी ने अप्रिशिएट किया कि कांग्रेस में एक लड़का है जो ट्राइबल के लिए इतनी आवाज़ उठाता है। ये बात अगर आप यहाँ कर दीजिए तो शायद इसको लोग स्वीकार करें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, राधा किशोर 2029 का चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी मन करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईश्वर ने और हमारे क्षेत्र की जनता ने, परामू के लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है कि 80 से लेकर के 40 तक, चाहे हम जीतें या हारें, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर राधा किशोर बने रहे। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए। हम 25 वर्ष की उम्र में राजनीति शुरू किया था, एमएलए हुए थे, अब हमारी उम्र 72 वर्ष की हो गई। समझिए कितनी लंबी यात्रा मैंने की। तो ये फैक्ट है कि कोई अमर होके तो आया नहीं। हमारे यहाँ का जो लाइफ है वो 70, मैक्सिमम 85, बहुत बिरले हैं जो 95, 96, 97 तक जाते हैं। इसको ऐसे कैलकुलेट मैं करता हूँ। जब 2029 का चुनाव होगा तो हमारी आयु 76 वर्ष, 77 वर्ष की हो जाएगी। तो ईश्वर ने अगर 2-4 वर्ष दिया है तो जरा अपनी धर्मपत्नी के साथ वैष्णो देवी और विंध्याचल, ये सब घुमा जाएगा कि इंदिरा आवास ही बनाते रहेंगे। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि झारखंड के वित्त मंत्री राधा किशोर जी सिर्फ वित्त मंत्री नहीं है, वह वित्त के मामले में एक्सपर्ट नहीं है, वो सामाजिक संरचना, सामाजिक विज्ञान और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और उन्होंने अभी तक जितनी बातें देखी सुनी, मुझे लगता है कि झारखंड में भी कोई राजनीतिक, कम से कम इनके समकक्ष कैबिनेट में तो छोड़ दीजिए, राज्य में भी कोई इनके समकक्ष नहीं है। और एक बड़ी गंभीर, धीर गंभीर इनका अंदाज है। कभी भी उच्छृंखल, कभी भी हल्की बातें नहीं कहना, सदन हो, सदन के बाहर हो। लेकिन कहते हैं ना कि देखने वालों का चश्मा अलग अलग होता है, और जिस ढंग से लोग देखते हैं, जिस ढंग से लोग इन चीज़ों को अपने ढंग से परखना चाहते हैं, वह निहायत ही अलग आज होता है। लेकिन जो व्यक्ति दिल से अपनी बातें रखता है, वह उसे हर कोई अप्रिसिएट करता है। और राधा किशोर जी ने हर चीज़ को साफ़गोई से आपके सामने रखा है, हमारे सामने रखा है। और मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हाय तौबा मचाई जा रही हो। व्यवस्थागत बात है, और उसके लिए संघर्ष करते रहना, कहते हैं ना, सरकार के अंदर भी रह के, बाहर भी रह के, हर कोई करना चाहता है, हर कर रहा है। और अब राधा किशोर जी लगातार राजनीति में तो हैं ही, आने वाले दिनों में जितना संभव हो सकता है राज्य को देंगे अपना, जो बेहतर हो सकता है। लेकिन 2029 के बाद इन्होंने स्वयं कह दिया कि अब ये थोड़ा, और भी कहते हैं ना कि
रिटायरमेंट लेंगे राजनीति से, अपनी धर्मपत्नी जी के साथ ये घूमेंगे फिरेंगे, कुछ किताबें लिख पाएंगे तो लिखेंगे, है ना, और थोड़ा फिल्म वगैरह भी देखेंगे, गाना भी सुनेंगे। बहुत अच्छा लगता है ये वो। सारी चीज़ें ये करेंगे। लेकिन 2029 के बाद फिलहाल 2029 तक आपकी सेवा में, राज्य की सेवा में डटे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है और ना किसी से नाराज़गी है। सरकार तो स्वयं है, इसलिए सरकार से क्यों नाराज़ होंगे। और यह ऐसा ही राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संभालें, हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और आप आए, समय निकाला, आप बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।